कहानी की शुरुआत में हमें इस कहानी के दोनों लीड कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, लाची और किशन। इन दोनों की शादी हो रही होती है, बिल्कुल एक राजस्थानी ट्रेडिशनल में। बारात जब किशन के गांव जा रही होती है तो रास्ते में वो लोग थक जाते हैं और एक जगह रुकने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर लाची फ्रेश होने के लिए उस बैलगाड़ी से नीचे उतरती है, लेकिन तभी उसके कपड़ों पर एक कौवा बीट कर देता है। वहीं पर उसकी साथी कमली भी पहुँच जाती है और दोनों सोचते हैं कि इस कौवे ने तो कपड़े खराब कर दिए, क्यों ना पास की बावड़ी में जाकर कपड़ों को साफ कर लिया जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो कौवा एक गिलहरी में बदल जाता है, जिसके बाद में फिर वो एक पक्षी का रूप धर लेता है। इसका मतलब ये था कि ये एक प्रेत आत्मा थी जो किसी का भी रूप धर सकती थी। यहाँ पर हमें जयपुर के आभानेरी गांव के चंद बावड़ी दिखाई जाती है। यहाँ पर वो मायावी पंछी बार बार लाची के आसपास घूमने लगता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। जब लाची उस बावड़ी के अंदर अपना चेहरा धो रही होती है तब वहाँ पर उसे किसी के चलने की आहट आती है, मगर जब लाची पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, सिर्फ गीले चलने के पैरों के निशान उसे दिखाई पड़ते हैं। ये देख लाची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ फिर वो पंछी अपने पीपल के पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर नरेटिंग वॉइस में दो कठपुतलियाँ आपस में बात कर रही होती है और बताती है कि इस मायावी पंछी यानी प्रेत आत्मा को तो लाची से प्यार हो गया है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि आज तक उसने हजारों चेहरे देखे मगर उसका मन तो सिर्फ लाची पर आकर टिका है। साथ ही यहाँ पर वो भूत भी कहता है कि लाची पर मेरा दिल आ चुका है, ना जाने इससे बिछड़कर कभी रह पाऊंगा या नहीं। फिर हम किशन को देख पाते हैं जो कि अपनी शादी में खर्च पर अपना लेखा जोखा चेक कर रहा होता है और बार बार यही दोहरा रहा होता है, फल फूल गुलाब जल, और एक चौथा खर्च उसे याद नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पर लाची की एंट्री होती है और वो उसे कहती है कि हिसाब किताब तो आप कल भी कर सकते हैं, आज हमारी शादी हुई है तो क्यों ना हम साथ में टाइम स्पेंड करें। रिप्लाई में किशन कहता है कि नहीं, सारा काम मुझे आज ही करना पड़ेगा क्योंकि कल मैं दूसरे शहर निकल रहा हूँ। पिताजी ने कहा है कि व्यापार करने का ऐसा शुभ अवसर 15 सालों में सिर्फ एक बार आता है और वो दिन कल का है। अगर कल का दिन चूक गया तो फिर अगले मौके के लिए मुझे 15 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। लाची उससे पूछती है कि आखिर आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, तो किशन कहता है कि दिनों नहीं सालों के लिए, सिर्फ 5 साल की तो बात है और ये 5 साल तो चुटकियों में ही यूं ही बीत जाएंगे। जिसे सुनकर लाची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें लगती है क्योंकि ये तो उसकी शादी का पहला दिन था, लेकिन इस बात में उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था। किशन उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करता है मगर लाची का दिल टूट चुका होता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर किशन की भाभी आकर लाची से मिलती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी तकलीफ मैं जानती हूँ, धनी के यहाँ से जाने के बाद कैसा लगता है। फिर हम किशन और उसके पिताजी को देख पाते हैं जिनका नाम होता है भंवरलाल। वो उसे बताते हैं कि व्यापार का सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है और ये सुख पाने के लिए लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है। तू खुशी मना कि वो दिन आज है तेरे लिए। किशन भी अपने पिता से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जितना यहाँ से लेकर जा रहा हूँ उसका 10 गुना ही लेकर लौटूंगा। जब किशन अपने घर से निकलता है तो उसका रास्ता भी वही होता है जहाँ से वो पीपल का पेड़ और वो कल जब वो बारात के साथ वहाँ रुके थे वो जगह से होकर गुजरता है। मगर तभी उस भूत की नज़र किशन पर पड़ती है और वो सोचता है कि कल ही तो इसकी शादी हुई थी और आज ये अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से जा रहा है। देखो तो सही आखिर माजरा क्या है। तभी वो भूत एक इंसान का रूप धर लेता है और उसके पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि शायद कल मैंने आपको देखा था, आपकी शादी तो कल ही हुई है और आखिर आप जा कर रहे हो। रिप्लाई में किशन कहता है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि व्यापार से बड़ा कोई सुख नहीं होता है और आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा शुभ है मेरे लिए। ऐसी शुभ घड़ी 15 सालों में एक ही बार आती है, इसीलिए मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए और वापस लौट आऊँगा 5 साल के बाद। ये सुन उस भूत को बहुत खुशी होती है कि ये तो 5 साल के लिए इस शहर से बाहर जा रहा है, क्यों ना मैं इसी का रूप धरकर इसके घर पहुँच जाऊँ। और फिर वो उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर सेम टू सेम किशन का रूप बनकर पहुँच जाता है किशन के घर। उसे घर वापस आता देख भंवरलाल उसे पूछते हैं कि
किशन, तू तो परदेश गया था ना व्यापार के लिए, आखिर वापस यहाँ क्यों लौट आया? तो जवाब में किशन कहता है कि रास्ते में जाते वक्त मुझे एक महात्मा जी मिले जो कि लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। मैं तो जाकर सीधा उनके चरणों में गिर गया और उनकी काफ़ी सेवा की। तो महात्मा जी ने मुझे वरदान दिया और बोला कि मांग, तुझे क्या चाहिए। तो मैंने बताया कि मैं तो बिजनेस के लिए परदेश जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है कि व्यापार का काफ़ी शुभ अवसर है, और अब क्योंकि किशन ने महात्मा जी की काफ़ी सेवा करी थी तो महात्मा जी ने उसे एक वरदान दिया और कहा कि जब तू रोज़ सुबह अपने जेब में हाथ डालेगा तो तुझे 5 सोने की अशरफियाँ मिलेंगी। इसीलिए किशन बिना कुछ सोचे समझे फिर से दबे पाँव अपने घर वापस लौट कर आया। भंवरलाल जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तूने बहुत अच्छा काम किया, मगर ये राज की बात ये सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, किसी और को इसके बारे में खबर न चले। अब तू जा और सीधा जाकर सो जा और सवेरे आकर मुझे मेरे पास सोने की अशरफिया दे देना। यहाँ पर किशन की मुलाकात लाची से होती है। लाची उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे ये कहती है कि देखिए मेरा प्यार आपको वापस यहाँ पर खींच लाया। मैं ये बात जानती थी कि आप आधे रास्ते से ही वापस आएंगी। तो किशन कहता है कि मैं तो तुझे छोड़कर कभी गया ही नहीं था, मैं तो हर वक्त तेरे पास ही था। एक बार इन गहरी आंखों में देख लेने के बाद मैं कोई इंसान कुछ और देख सकता है क्या भला। यहाँ पर लाची भी जब किशन के प्यार में पड़ चुकी होती है और उनके बीच में एक इंटीमेट सीन भी होने वाला होता है, लेकिन तभी वहीं पर किशन बोल पड़ता है कि एक बार जांच पड़ताल तो कर लो कि मैं कोई और तो नहीं, या फिर तुम्हारे पति का रूप धरकर आया कोई बहरूपिया तो नहीं। तो लाची हंसने लगती है और कहती है कि वहीं मूंछ वहीं कटकटाती, तो आखिर तुम एक बहरूपिया कैसे हो सकते हो। रिप्लाई में किशन कहता है कि नहीं लाची, मैं तुम्हारा असली पति नहीं हूँ, मैं तो वही भूत हूँ जो तुम्हें उस दिन पीपल के पेड़ से घूर घूर कर देख रहा था, और साथ ही रास्ते में तालाब पर जब तुम अपना चेहरा धोने के लिए पहुंची थी तब वहाँ पर जो पंछी आया था वो भी मैं ही था, और जिसके कदमों की हाथ तुमने सुनी थी वो कदम भी मेरे ही थे। ये सुन लाची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर किशन कहता है कि मैं चाहता तो नहीं बता सकता था, अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाता, और यही रीज़न था कि मैंने तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी। मैं जानता हूँ कि ये बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा कठोर है, लेकिन अभी ये फैसला तुम्हारे हाथों में है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ या नहीं। अगर तुम इसी वक्त भी बोलूँगी तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊँगा। घर में किसी और को नहीं पता है मेरे बारे में, मेरा सच सिर्फ तुम्हें पता है। पहले तो लाची भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और फिर वो कहती है कि पहले जाने वाले को तो नहीं रोक पाई, लेकिन दूसरे वाले को रोकने का हक तो कम से कम मेरे पास है। और इसी के साथ लाची इस भूत को अपना नया किशन मान लेती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी प्यार बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह किशन जब उठकर अपने बरामदे में आता है तो उसके पिता भंवरलाल उसे कहते हैं कि किशन इधर आ, तूने मुझसे वादा किया था कि सुबह सुबह तू आकर मुझे मेरी 5 सोने की अशरफियाँ देगा। अभी तो 10 बजने वाले हैं, कहाँ गई मेरी 5 सोने की अशरफियाँ। तो किशन कहता है कि जिस टाइम पर मैं आपके पास आया उस वक्त आप सो रहे थे, तो मैंने चुपचाप आपकी जेब में वो 5 अशरफियाँ डाल दी। आप एक बार चेक तो कर लीजिए। और जैसे ही भंवरलाल जी अपने जेब में हाथ डालते हैं तो उन्हें 5 चमकती सोने की अशरफियाँ मिल जाती है, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छा किया तो तूने महात्मा जी से वरदान मांग लिया। यहाँ दूसरी तरफ रियल किशन जो कि अभी जामनगर में बैठा होता है, उसे इस वक्त करीब 6 महीने बीत चुके होते हैं। वो सोचता है कि इतना समय बीत गया है, ना ही घर वालों की तरफ से कोई चिट्ठी आई और ना ही कोई सूचना, क्यों ना मैं खुद ही एक चिट्ठी लिखकर घर पर भिजवा दूँ। तभी वो भोजा को, जो कि एक पोस्टमैन होता है, उसे एक चिट्ठी देखकर अपने गांव भिजवा देता है। यहाँ पर भोजा की मुलाकात डुप्लीकेट किशन से होती है। वो आकर उसे कहता है कि मैंने तो आपसे चिट्ठी ली और मैं आपके घर पर आकर देने वाला था, लेकिन आप तो मुझसे भी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। ये सुनकर भूत समझ जाता है कि ये चिट्ठी असली किशन ने भेजी है, इसलिए वो इसी चिट्ठी को खुद के पास रख लेता है और भोजा को वापस खुद के जामनगर जाने के लिए बोल देता है, और साथ इस चिट्ठी को वो वही फाड़ देता है। और भोजा 15 दिनों के बाद चलते चलते वापस से जामनगर पहुंचता है तो रियल किशन उसे पूछता है कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हें कोई सूचना दी है या फिर मेरे लिए कोई खत या फिर कुछ खाने के लिए भेजा है। ये देख भोजा काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें लाकर चिट्ठी हाथ में दी थी और फिर से तुम मुझसे पहले यहाँ पर पहुँच गए।
तुम कोई भूत हो क्या? ये सुनकर किशन कहता है कि लगता है तूने पी रखी है। अगर मैं तेरे हाथों में चिट्ठी भेजूंगा मेरे परिवार के लिए तो जाकर मैं खुद तुझसे पहले वहां पर कैसे पहुंचूंगा? दोनों के बीच में तू मैं हो जाती है और भोजा कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। खुद की चिट्ठी खुद ही बेचकर खुद ही फाड़ देते हो। 15 दिन का सफ़र तय कर पहुंचा था तुम्हारे घर पर, तुमने तो पानी तक नहीं पूछा। इसी बहस में पूरा गांव भोजा और किशन को देख रहा होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है भंवरलाल जी पर, जिनके गांव के लोग आकर उन्हें बताते हैं कि आज ऊँटों की रेस होने वाली है और आप तो इस गांव के वो शख्स है कि ऊँटों की रेसों में आज तक नहीं हारे, लेकिन पिछले 7 सालों से आपने इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या इस साल आप करना चाहोगे? तो भंवरलाल जी बताते हैं कि मेरा बड़ा बेटा जो कि हर साल की रेस में पार्टिसिपेट किया करता था, 7 साल पहले वो काफ़ी बुरा हार गया था और उस हार को वो सहन नहीं कर पाया और अपना घर छोड़कर चला गया। उसके बच्चे आज तक उसके लिए तरसते हैं और यही रीज़न है कि पिछले 7 सालों से मैंने अभी तक ऊँट की रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन तभी किशन यानी कि भूत वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने पिता भंवरलाल जी से कहता है कि शायद हो सकता है कि इस साल की ऊँट की रेस में हम जीत जाए और मेरे खोए बड़े भाई वापस से लौट कर आ जाए। ये सुनकर भंवरलाल जी कहते हैं कि ठीक है, इस साल हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और ये रेस जीत कर ही रहेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और हम रियल किशन को देख पाते हैं, जिसे अब 8 महीने हो चुके हैं जामनगर में काम करते करते और अपने व्यापार को बढ़ाते हुए। कभी वो एक चिट्ठी लिखता है और जाकर भोजा को देखता है और कहता है कि इस बार मैं ये चिट्ठी अपने हाथों से तुम्हें दे रहा हूँ और तुम जाकर सीधा मेरे पिताजी को ही देना। चाहो तो तुम मुझसे डबल पैसे भी ले लो। पहले तो भोजा सोचता है कि मैं ये चिट्ठी लूँ या न लूँ, लेकिन डबल पैसों की बात सुनकर वो इस काम के लिए हाँ कर देता है। जब भोजा अपने घर जाकर अपनी बीवी को इस बारे में बताता है कि मैं वापस किशन के गाँव जा रहा हूँ उसके घर पर चिट्ठी देने के लिए, उसकी बीवी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि लास्ट टाइम जब तुम चिट्ठी देने के लिए गए थे तो याद है ना, तुम्हें उसने क्या कहा था कि तुमने पी रखी है और सारे गाँव वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो गई थी। इस बार तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो भोजा कहता है कि मुझे इस बार किशन ने डबल पैसे देने के लिए कहा है, मगर फिर भी उसकी बीवी नहीं मानती है और उस चिट्ठी को फाड़कर चूल्हे में फेंक देती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ऊँट की रेस में। इस साल भंवरलाल जी का ऊँट भी रेस में शामिल था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका था और उनका एक्सपीरियंस भी ढीला पड़ चुका था, इसलिए धीरे धीरे उनका ऊँट हारता नजर आ रहा था और सब लोग ये सोचने लगते हैं कि इस साल भंवरलाल जी का ऊँट नहीं जीतेगा। मगर तभी भूत अपना जादू दिखाता है और उस ऊँट की स्पीड को बढ़ा देता है और फाइनली उनका ऊँट ये रेस जीत जाता है, जिसे देख पूरा परिवार खुश हो जाता है। मगर लाची इस बात से खुश नहीं थी। वो आकर किशन को कहती है कि तुमने जो आज किया है उसे पूरे गांव के अंदर ये बात फैल चुकी है कि आज रेस में जादू टोना हुआ है जो कि तुम कर रहे थे। प्लीज़ ऐसा मत करो जिससे कि गांव वालों को तुम्हारे ऊपर शक हो जाए और तुम मुझसे दूर चले जाओ। मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। तो रिप्लाई में किशन उसे भरोसा दिलाता है कि ठीक है, इस बार जो हुआ सो हुआ, मगर मैं अगली बार ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि हम दोनों के रिश्ते पर कोई आँच आ जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देख पाते हैं कि लाची अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये देख किशन की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। यहाँ पर दोनों भी अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। किशन लाची से कहता है कि उसे एक बेटी चाहिए और लाची भी कहती है हाँ बेटी होंगी। ये दोनों भी मिलकर उसका नाम लोनीमा तय करते हैं। फिर इस खबर को उसी गांव के लोग रियल किशन को आकर बताते हैं कि तुम तो अब बाप बनने वाले हो। ये सुन रियल किशन काफ़ी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर मैंने तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बाप बनने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो शादी की रात को ही अपना गांव छोड़कर यहाँ पर जामनगर में आ गया था। जिसके बाद तो रियल किशन बिना वक्त गवाए सीधा अपने गांव पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डुप्लीकेट किशन से होती है। भंवरलाल जी भी ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनके बेटे के जैसा दिखने वाला ये आदमी कौन है। जहाँ एक तरफ प्रॉब्लम थी, वहीं दूसरी तरफ लाची की अब डिलीवरी होने वाली थी। रियल किशन अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आपने ही तो मुझे पाला है, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मगर भूत ने उसकी हूबहू कॉपी कर रखी थी और साथ ही हर सुबह पास होने की अशरफिया देने की वजह से भंवरलाल जी
भी कंफ्यूज हो चुके थे और फेक किशन का साथ देते हैं। ये सुन रियल किशन काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला हो जाए, सारे गांव वालों को इकट्ठा किया जाए, इस बात का फैसला सरपंच ही करेंगे। यहाँ पर रात के वक्त पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सभी मिलकर ये डिसाइड करने के बारे में सोचते हैं कि रियल किशन कौन है। यहाँ पर भूत वाला किशन जो कि अपनी भाभी के पास खड़ा होता है और आज के दिन बीते दिनों पर डिस्कस कर रहा होता है, तभी वो बताती है कि तुम्हें बेटी हुई है। और इसी वक्त उन्हें एक और गुड न्यूज़ मिलती है कि यानी कि किशन के घर छोड़कर गए हुए भैया जी मतलब सुंदरलाल वापस आ चुके होते हैं और ये सब भी भूत वाले किशन ने अपने मैजिक के थ्रू ही किया होता है। यहाँ पर अगेन सीन शिफ्ट होता है उन सभी गाँव वालों पर जो कि इस वक्त भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आखिर रियल किशन कौन हो सकता है और फेक किशन कौन है। अभी ये सब गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि क्यों ना राजा जी के पास चला जाए और वही इस बात का फैसला करेंगे कि भंवरलाल जी की असली औलाद कौन है। सफ़र काफ़ी लंबा था और रास्ते में जाते वक्त सुनसान रेगिस्तान आता है जहाँ पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा होता है। तो इतने सारे लोगों को जाता देख चरवाहा उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तभी एक शख्स उससे बताता है कि हम सभी राजा जी के पास जा रहे हैं और ये भंवरलाल जी है और इनका सिर्फ एक ही बेटा है, लेकिन यहाँ उनके बेटे जैसा दिखने वाला उसका हमशक्ल भी मौजूद है। एक असली है और एक नकली है। असली कौन है नहीं पता, इसका पता करने के लिए हम राजा साहब के पास जा रहे हैं। तो चरवाहा उनसे कहता है कि ये तो बहुत ही आसान काम है, इसमें तो मैं ही बता सकता हूँ कि असली कौन है और नकली कौन है। इसके लिए राजा जी को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तो गाँव वाले लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इन दोनों में फ़र्क बता सकते हो तो बताइए कौन असली है और कौन नकली। तभी वो चरवाहा जलती आग में से कुछ कोयले के जलते टुकड़े उन दोनों के सामने रखता है और बोलता है कि अपनी हथेली पर जो ये जलता हुआ कोयला रखेगा वही सेठ जी का असली बेटा होगा। अब रियल किशन कोयले को अपनी हथेली पर रखने की कोशिश करता है जबकि मायावी किशन वहीं एक जगह खड़ा रहता है। तभी चरवाहा कहता है कि असली बेटे के अलावा ऐसा साहस कौन कर सकता है। अब बस एक और परख करनी होगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि सेठ जी का असली बेटा कौन है। मेरी चुटकी बजाने से पहले जो भी इस पानी के छगल में पहले जाएगा वही होगा सेठ जी का असली बेटा। ये सुनकर रियल किशन कहता है कि ये क्या कह रहे हो, मैं इतना बड़ा इंसान इस छोटे से पानी के छगल में कैसे जा सकता हूँ। तभी मायावी किशन को लाची की कसम याद आती है कि लाची से उसने वादा किया था कि हमारा प्यार कभी जुदा नहीं होगा। और जब लाची की कसम सामने आ गई थी तो मायावी किशन बिना कुछ सोचे समझे और समय गवाए उस पानी के छगल में घुस जाता है और चरवाहा बिना समय गवाए उस छगल को बंद कर देता है और यह किशन उस छगल को दूर कहीं रेगिस्तान में फेंक देता है। और यहीं पर सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और भंवरलाल जी को अपना असली बेटा भी मिल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किशन और लाची पर। यहाँ पर लाची काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसे तो प्यार मायावी से था, रियल किशन से नहीं। और रियल किशन ने तो आज तक उसके साथ प्यार की दो बातें भी नहीं की थी। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और रियल किशन उसे मायावी की तरह हंसने लगता है और लाची को छूने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है।